नमस्कार दोस्तों। तो हम यूपीपीसीएस से संबंधित पर्यावरण के प्रश्नों का अवलोकन विश्लेषण कर रहे थे। 2012 से 2019 तक हमने देख लिया सारे प्रश्नों को। अब ये लास्ट वीडियो है 2020 का, इसमें प्रश्नों की संख्या भी 20 ही है। तो देखते हैं, पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष में प्रारंभ किया गया? तो 2019 में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया था। तो 2019 है, कभी कभी ऐसे दे देगा ये कार्यक्रम और वर्ष मिलान करने के लिए भी। 2020 को अच्छे से देखिएगा, एक ना एक क्वेश्चन जरूर रहता है, मतलब अगले वर्ष में सेम टू सेम। तो विकल्प डी इसका सही आंसर है। 10 जनवरी 2019 को ये कार्यक्रम शुरू किया गया था, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, और इसके तहत 2017 को आधार वर्ष बनाया गया है। तो ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम का आधार वर्ष क्या है, तो 2017 है। और मानते हुए वर्ष 2024 तक वायु में मौजूद 2.5 और पार्टिकुलर मैटर 10 पार्टिकल्स को 20 से 30% तक कम करने का अनुमानित राष्ट्रीय लक्ष्य भी घोषित किया गया है। तो 3 फैक्ट हो गया इसमें। सबसे पहला ये कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम 10 जनवरी 2019 को शुरू किया गया, और किसके द्वारा? पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। तीसरा पॉइंट, 2017 को आधार वर्ष बनाया गया है। और चौथा पॉइंट, 2024 तक वायु में PM 2.5 और PM 10 पार्टिकल्स जो है उसको 20 से 30% कम करने का अनुमानित राष्ट्रीय लक्ष्य भी घोषित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, 20वीं सदी के 80 के दशक के मध्य विकास के नकारात्मक पक्षों पर विस्तार से चर्चा की गई। निम्नलिखित में से कौन सा एक उनमें से महत्वपूर्ण नहीं है? तो जो महत्वपूर्ण है उसे देख लेते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण, उसके बाद फिर पर्यावरण प्रदूषण, और फिर जनसामान्य का विस्थापन एवं पुनर्वास। तो ये तीनों महत्वपूर्ण हैं, जबकि राजनीतिक एवं विकास महत्वपूर्ण नहीं है। तो इसलिए विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। व्याख्या देख लेते हैं। 20वीं सदी के 80 के दशक के मध्य विश्व भर में विकास के मुद्दों के साथ उनके नकारात्मक पक्षों एवं पर्यावरणीय संरक्षण के मुद्दों पर चर्चा की गई, जिनमें वैश्विक तापन, पर्यावरणीय प्रदूषण, संपोषणीय विकास आदि मुद्दे शामिल थे, मतलब प्रमुख थे। नेक्स्ट देखिए, रिपीटेड क्वेश्चन है 2019 वाला सीधा। वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा आरंभ हुई। वह प्रतिवेदन था, तो वह प्रतिवेदन क्या था? आवर कॉमन फ्यूचर। तो विकल्प 20 का सही आंसर है, वो आवर कॉमन फ्यूचर था, द ब्रटलैंड रिपोर्ट के द्वारा दिया गया था। देखिए थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं। सतत विकास संकल्पना का वास्तविक विकास 1987 में हमारा साझा भविष्य यानी कि आवर कॉमन फ्यूचर नामक रिपोर्ट, जिसे द ब्रटलैंड रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, के आने के बाद हुआ, एवं तभी से इस शब्द का व्यापक रूप से प्रयोग होने लगा। तो 3 फैक्ट हो गया। 1987 में सतत विकास की संकल्पना दी गई, और ये कब, मतलब किसने दी थी? तो ब्रटलैंड रिपोर्ट ने दी थी। ये 2 महत्वपूर्ण फैक्ट थे। नेक्स्ट देखते हैं। वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जिससे विश्व के पर्यावरण आंदोलन को गति मिली, के लेखक कौन है? तो साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक के लेखक हैं रेचल कार्सन। तो रेचल कार्सन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण नहीं है? तो जो कारण है पहले उसे देख लेते हैं। जैसे प्राकृतिक आवास का नष्ट होना, ये प्रमुख कारण है। जंगलों में आग लगना, ये भी प्रमुख कारण है। वन प्राणियों का अवैध वाणिज्यिक व्यापार, ये तीनों वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण का प्रमुख मतलब कारण है। जबकि जनसंख्या की तीव्र वृद्धि ये कारण नहीं है। तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। अब सूची 1 को 2 से मिलाना है नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो झील है, दूसरे साइड अवस्थिति है। तो जो साला झील है ये अरुणाचल प्रदेश में है, बड़खल झील हरियाणा में है, लोकटक झील मणिपुर में है, काली वैली झील तमिलनाडु में है। मैं फिर से बोल देता हूँ, काली वैली झील तमिलनाडु में है, लोकटक झील मणिपुर में है, बड़खल झील हरियाणा में, और साला झील अरुणाचल प्रदेश में। विकल्प ए इसका सही आंसर है। ये मिला हुआ ही था दरअसल, फिर से एक बार चलो पढ़ ही देते हैं। साला झील अरुणाचल प्रदेश, बड़खल झील हरियाणा, लोकटक झील मणिपुर, काली वैली झील तमिलनाडु। इसलिए 3 बार पढ़ जाए, क्या पता यही क्वेश्चन आ जाए एक। नेक्स्ट है, सूची 1 को 2 से मिलाना है। तो राष्ट्रीय उद्यान और राज्य हैं। तो इरावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है। मोल्लेम या महावीर राष्ट्रीय उद्यान ये गोवा में है। मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान को ही महावीर राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। और फिर कलेसर राष्ट्रीय उद्यान ये हरियाणा में है। बेतवा राष्ट्रीय उद्यान, तो अब देखिए ये क्वेश्चन को बाहर किया गया क्योंकि ये बेतवा लिख दिया ना, इसलिए बेतला अगर होता तो ये झारखंड में होता, क्योंकि ये शब्द में मिस्टेक हुआ है। तो इसलिए, क्योंकि बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में है, बेतवा नहीं, यहाँ बेतला होना चाहिए था। अच्छा, राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात कर रहे हैं तो भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है?
तो जिम कॉर्बेट है, इसी को हैली नेशनल पार्क भी बोलते हैं। 1936 में आज़ादी के पहले इसको स्थापना हो गया था इसका। नेक्स्ट, तो ये बात ध्यान रखना है कि झारखंड में है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। अच्छा, कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ एक भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? पंजाब है। और सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य कौन सा है? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन 19 में आया था और फिर 20 में भी आ गया। क्या है क्वेश्चन? सुपोषण यानी यूट्रिफिकेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन क्या है? यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है, ये भी सही है। दूसरा, यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है। तो बस खाली विकल्प को एक को दो का एक में सेट किया, बाकी सेम क्वेश्चन है। तो सी नंबर इसका ऑप्शन हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इसको पढ़ना है क्या? अब इसको छोड़ देते हैं, कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट, ये भी देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित मतलब 2019 से रिपीटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आपने 2019 वाला वीडियो देखा है पर्यावरण वाला, तो उसको आपको पता चल ही गया होगा कि हाँ सही है ये बात। देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 को 1973 में शुरू हुआ है। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में शुरू हुआ है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का है और जैव विविधता अधिनियम 2002 का है। इसी को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, तो उलट पुलट दिया सिर्फ, और इसका आंसर हो जाएगा वही सी नंबर, पहले 3 1 2 4, मतलब कि पहले हो जाएगा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 3 वाला, फिर हो जाएगा प्रोजेक्ट टाइगर 1 वाला, यानी 3 के बाद 1, और उसके बाद हो जाएगा प्रोजेक्ट हाथी 1992 वाला, यानी कि 3 1 2, और फिर लास्ट में 4, यानी कि जैव विविधता अधिनियम 2002। तो यही 3 1 2 4 है यहाँ पर। वही बात लिखा हुआ है, थोड़ा सा खाली पढ़ देता हूँ। वर्ष 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सरकार द्वारा प्रभावी ढंग से इस देश के वन्य जीवों की रक्षा हेतु तस्करी, अवैध शिकार व वन्य जीव एवं वनोत्पाद के अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को अधिनियमित किया गया। तो बस इतना ही है। नेक्स्ट, ये भी देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है। एक जैव पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना कहलाता है। तो जैव भू रसायन कहलाता है। ये शायद 2014 या 2015 में ये क्वेश्चन था। तो एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर अगर पोषक तत्व गुजरता है तो उसको जैव भू रसायन चक्र कहते हैं। विकल्प ए इसका सही आंसर है। व्याख्या पढ़ दूँ? थोड़ा सा पढ़ देता हूँ जो हाईलाइटेड है। पोषक तत्वों तथा महत्वपूर्ण लघु एवं दीर्घ तत्वों के जैविक से छोड़ दीजिए, ये जैविक अजैविक इतना कन्फ्यूजन हो जाएगा, याद भी नहीं रहेगा वो। नेक्स्ट, भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? तो देखिए, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, ध्यान से सुन लीजिएगा। मैं जो बोल रहा हूँ, मैं वही बोल रहा हूँ जो लिखा हुआ है दरअसल। तो भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ शुरू हुआ है? तो यूपीपीसीएस आयोग ने माना दरभंगा बिहार से शुरू हुआ है मिट्टी बचाओ आंदोलन। लेकिन इसके व्याख्या में पता क्या कह रहा है? कह रहा है कि वर्ष 1977 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर में तवा बांध के कारण जल भराव की समस्या उत्पन्न हुई, जिसके फलस्वरूप प्रभावित भूमि की क्षतिपूर्ति की मांग के लिए स्थानीय किसानों द्वारा मिट्टी बचाओ आंदोलन चलाया गया। नोट, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी माना गया है। हटाया भी नहीं गया है, विकल्प सी माना गया है। तो ध्यान रखिएगा, विकल्प सी दरभंगा बिहार माना है। तो अगर ये क्वेश्चन रिपीट हुआ तो अब क्या ही कहेंगे। ऐसे इसमें होशंगाबाद कहीं पर है ऑप्शन में, होशंगाबाद ऑप्शन में भी है। तो अब देख लीजिए भाई क्या निर्णय लेंगे। नेक्स्ट क्या है, निर्णय आप पर छोड़ता हूँ, मैंने इन्फॉर्मेशन दे दिया। नेक्स्ट है हरित गृह प्रभाव, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट के अभाव में भू सतह का औसत तापमान होगा। तो अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट खत्म हो जाए ना धरती पर पूरी तरह से, तो -18 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा पृथ्वी का तापमान। तो कितना खतरनाक हो जाएगा। विकल्प 20 का सही आंसर है। वही लिखा हुआ है, प्राकृतिक हरित गृह प्रभाव पृथ्वी को माध्य तापमान यानी 15 डिग्री सेल्सियस पर गर्म रखता है, जो प्राकृतिक हरित गृह प्रभाव है। लेकिन अब इंसान है और भी कुछ कर रहा है, तो इसी कारण बढ़ गया है ग्रीन हरित प्रभाव, जो नुकसानदायक हो रहा है। हरित गृह गैसों की अनुपस्थिति में पृथ्वी का औसत तापमान -18 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अगर ये नहीं रहे तो -18 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। मानव जनित हरित गृह गैसों का उत्सर्जन प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ता है एवं तापमान में वृद्धि करता है। तो वही बात है। नेक्स्ट, समुदायों का पूर्ण क्रम को जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है कहलाता है। तो उसको सियर या क्रमक कहते हैं। तो समुदाय का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता रहता है, उसको क्या कहेंगे? सियर या फिर क्रमक। तो विकल्प 20 का सही आंसर हो गया। सक्सेशन डेवलपमेंट यही बात, इसी को कहते हैं। नेक्स्ट, पोषकीय यानी सस्टेनेबल पर्यटन का मुख्य उद्देश्य है। तो सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिकीय प्रक्रियाओं को बनाए रखते हुए पर्यटन और पर्यावरण का प्रबंधन करना ही पोषकीय सस्टेनेबल पर्यटन का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट,
ये देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रूप में वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो मीथेन ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ओजोन है, नाइट्रस ऑक्साइड नहीं है। तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्या है? सामान्यतः पर्यावरण को निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इस वर्गीकरण का अंश नहीं है? तो भौतिक पर्यावरण होता है, जैविक पर्यावरण होता है, सांस्कृतिक पर्यावरण होता है, परिचालन पर्यावरण नहीं होता है। विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। तो पारिस्थितिकी संक्रमण शब्द का जो प्रयोग है, ये कॉन्सेप्ट दिया था बेनेट द्वारा, फिर से बोल रहा हूँ, पारिस्थितिकी शब्द यानी इको पारिस्थितिकी शब्द सबसे पहले दिया था किसने? अर्नेस्ट हैकल ने दिया था, ठीक है, 1869 में। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने दिया? तो एजी टांसले ने दिया 1936 में। अब बोल रहा है पारिस्थितिकी संक्रमण की अवधारणा किसने दी? तो बेनेट द्वारा दिया गया है। विकल्प बी इसका सही आंसर है। बेनेट का कुछ पूरा नाम भी दिया है क्या? बस बेनेट द्वारा दिया गया, इतना ही है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उसी में दिया पारिस्थितिकी संक्रमण के नाम से ही। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक ताप वृद्धि यानी ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है? तो मेरे ख्याल से तो सारा होना चाहिए। हाँ, सारा ही प्रभाव है। समुद्र जल तल का बढ़ जाना, ये भी वैश्विक तापन का प्रभाव है। हिम नदी का पिघलना, ये भी वैश्विक तापन का प्रभाव है। बीमारियों का फैलना वैश्विक तापन का प्रभाव है। प्रवाल भित्ति का विरंजन होना, ये भी वैश्विक तापन का प्रभाव है। नेक्स्ट, अच्छा ये सब और दिया है कि क्या क्या और प्रभाव है, तो चलिए पढ़ ही देता हूँ फटाफट। मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव एवं बीमारियाँ, अरे ऐसे ही जोड़ दिया है, उतना कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो ये सब ऐसे ही छाट लेगा आदमी। नेक्स्ट, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर चुनने के लिए क्या है? रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में हुआ है। ब्रेटलैंड आयोग की रिपोर्ट 1987 में आई थी और इसने ही सबसे पहले धारणीय विकास की बात कही थी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन और द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन 1972 में रोम क्लब के द्वारा हुआ था। तो इस दृष्टि से 4, 2, 3, 1 यानी कि द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट प्रकाशन 1972 में रोम क्लब के द्वारा पहले हो जाएगा। उसके बाद फिर ब्रेटलैंड आयोग रिपोर्ट 1987 जिसने सबसे पहले धारणीय विकास की बात कही थी, तो ये 4 के बाद 2 हो जाएगा। और तीसरा नंबर में 3 नंबर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन और फिर चौथे नंबर में रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992। तो विकल्प 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो हरियाणा का नहीं है, जबकि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान का हिस्सा है। और राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1979 में हुई थी। तो ये खत्म हो गया 2020 तक। अच्छा, 19-20 का जो है ना, ये पेपर पता है दृष्टि का जो प्रीवियस निकला था उसी से लिए हैं। इनके व्याख्या में तो पता नहीं क्या है, इतना सारा दे देते हैं, लिख देते हैं, लेकिन कुछ फैक्ट रहता नहीं है। तो खैर मैंने कर दिया सारा सॉल्यूशन। आपको थैंक यू इतने पेशेंस से 2012 से 20 तक साथ देने के लिए। बस आपसे एक गुजारिश है, आपने सब्सक्राइब तो कर ही रखा है, लाइक भी करते ही हैं समय समय पर, कमेंट भी कर ही लेते हैं, बस शेयर कर दीजिए, क्योंकि शेयर करेंगे तभी सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और यही मेरे मोटिवेशन का मेन कारण है। थैंक यू आपको दिल से।